नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपने राज्य के स्वायत्तता के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी है। इसमें कुरियन जोसेफ हैं, जो कि पूर्व न्यायाधीश थे। उसके बाद अशोक वर्धन हैं, और ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। और उसके बाद एम.के. नागनाथन है, जो कि एक कुलपति थे पहले। उनको एक तीन कमेटी बनाई गई है, जिसमें ये लोग अपना रिपोर्ट 1 साल के अंदर यानी 2026 में अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट 2 साल बाद अपना पेश करेंगे। इसमें राज्य के लिए क्या क्या एटोनमस की ज़रूरत है, इस पर अपना राय रखेंगे। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, वो बार बार ये बातें केंद्र सरकार को दोहरा रहे हैं और बार बार ये बातें कर रहे हैं, और एक तरह से केंद्र से पूरी तरह टकराने के मूड में है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के जो मामले हैं, जो उनके अपने निजी मामले हैं, उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है, जो उचित नहीं है। और उन्होंने एक एटोनमस बॉडी, मतलब एक ऐसी टीम की गठन की है जो राज्य के ऑटोनमस स्टेटस को आगे कैसे बरकरार रखा जाए, या उसमें क्या आगे की संभावनाएं हैं, इस पर एक जांच करके ये रिपोर्ट, जो कमेटी है गठन जो की गई है, वो अपना रिपोर्ट देगी। उनका मानना है, देखिए तमिलनाडु का जो समस्या क्या है पहले जान लीजिए। तमिलनाडु की समस्या पहले नीट का ले लेते हैं। नीट पर तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इसमें हमारे जो तमिलनाडु के बच्चे हैं, जो खासतौर पर तमिल भाषी में जो लोग हैं, इनको एक नुकसान हो रहा है। और इससे हम, मतलब जो कम तमिल भाषा जो के माध्यम से जो लोग पढ़ाई लिखाई किए हैं, उनको नीट में ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, उनका एडमिशन वगैरह का प्रॉब्लम आ रही है। और कुछ छात्रों का उसमें सुसाइड भी है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने एक अच्छा खासा अपना रिपोर्ट बना के पेश किया था, और कहा भी था कि देखिए कितने परसेंटेज लगातार गिरते गए हैं, जो कभी 47% थे, आज 41% पर आ गए हैं इस तरह। और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र थे, उनको फायदा हो रहा है। यानी नीट को लेकर एक तरह से वो डायरेक्ट उन्होंने विधानसभा में एक बिल भी पेश किया था। यानी कहने का मतलब यह है कि नीट को लेकर तमिलनाडु सरकार से, जो तमिलनाडु की सरकार है, वो केंद्र से दो दो हाथ करने के लिए तो हमेशा से तैयार है, या बहस का एक मुद्दा है। दूसरा चीज लेकर, लैंग्वेज को लेकर, जो लैंग्वेज की जो समस्याएं थी, तमिलनाडु की सरकार का कहना है कि जो 3 फॉर्मूला लागू किया गया है, जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत, जिसमें तमिलनाडु के हितों का नुकसान पहुंचेगा। वैसे केंद्र सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसे इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हम जो 3 भाषा का जो अपना फॉर्मूला लाए हैं, उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी ही को लागू करो। तमिलनाडु की सरकार कह रहा है कि हिंदी थोप रही है, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है कि हम ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि आप हिंदी, हम 3 कोई भारतीय भाषाओं को की बात कर रहे हैं। उसके बाद अभी जो लैंग्वेज को जो लेकर समस्या थी, वो तो है ही है। तमिलनाडु बार बार ऐसे लंबे समय से कह रहा है, उसका एक लंबा इतिहास है कि हम हिंदी हम पे न थोपा जाए। और उसके बाद जो परिसीमन को लेकर, आपको पता ही है कि पार्लियामेंट एक नया बना हुआ है, जिसमें बहुत सारी सीट बनाए गए हैं, लेकिन उसमें सांसद नहीं आए हुए हैं। बहुत सारे सांसद नहीं है, सीट तो बढ़ गई, लेकिन बड़ी वजह यह है कि 1900 जो 70-72 के बाद ही के आधार पर ही अभी जो उस समय की जो जनगणना थी, उसी के आधार पर ही जो एमपी है को चुना जाता है। लेकिन बहुत सारे राज्यों में आबादी काफ़ी बढ़ गई है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत काफ़ी आबादी बढ़ी है। और आबादी बढ़ने की वजह से उनको सांसद के मैंने सीटों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। इसी के लिए लेकर 2027 में एक परिसीमन की बात चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर कोई पहल नहीं की है। अभी हालांकि कोई जातीय जनगणना वगैरह भी नहीं हुआ है कुछ भी। पक्ष तो मांग ही कर रहा है कि जातीय जनगणना हो, कुछ लोग, खैर वो तो दूसरा विषय है, लेकिन जनगणना नहीं हुआ है। जनगणना हुआ ही नहीं है, 2027 की बात चल रही है कि जनगणना शुरू होगा। तो अभी परिसीमन मुझे नहीं लगता है कि 2027 में हो पाएगा, लेकिन फिर भी अब तमिलनाडु अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि इस चीज़ को टाला जाए, और बोल भी रहा है कि इसको कम से कम 25 सालों के लिए और टाल भी दिया जाए। तो ये परिसीमन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर और नीट को लेकर कई तरह की जो केंद्र से टकराव एक तरह से तमिलनाडु का हो रहा है। अब समस्या कहाँ से आ रही है? देखिए, समस्या ये है कि जो डीएमके के जो लीडर थे, जो एम के स्टालिन के फादर थे,
एम करुणानिधि, उन्होंने एक 1969 में एक कमेटी गठित की थी जो पीबी राजमन्नार की अध्यक्षता में थी, जो 1971 में अपनी समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ये लोग उस समय मांग कर रहे थे कि हमें एटोनमस बना दिया जाए। एटोनमस का मतलब वही तरह जैसे कश्मीर में था। कश्मीर में अपना राष्ट्रपति होता था, अपना प्रेसिडेंट होता था, अपना प्राइम मिनिस्टर होता था, जो कि बाद में उसमें फेरबदल करके फिर वहाँ मुख्यमंत्री कर दिया गया। यानी वो अलग तरह का विषय है। लेकिन ये मान के चलिए कि ऑटोनमस का मतलब होता है कि भारत के अंदर ही रहकर उनका अपना एक अलग, भारत के अंदर ही एक अलग देश। सिंपल सी एक बात है। इस तरह की बातें तमिलनाडु में उठ रही हैं, ये एम.के. स्टालिन की तरफ से उठाई गई है। लेकिन ये चीज, एक बात यहां ध्यान दें कि एम.के. स्टालिन ने ये बातें नहीं कही है कि हम एटोनमस का मतलब ये कर रहे हैं कि हम भारत के अंदर एक अलग देश चाहते हैं। ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं है। अलग अलग मीडिया में रिपोर्टें आ रही हैं अलग अलग, लेकिन ये बात साफ होना चाहिए। उनका कहना है कि केंद्र सरकार राज्यों के मामले में हस्तक्षेप न करे। राज्यों को संविधान में एक अलग तरह का अधिकार मिला हुआ है और केंद्र सरकार बहुत सारे मामलों में राज्यों में हस्तक्षेप करती है। ये आरोप लगाए हैं एम.के. स्टालिन ने केंद्र सरकार पर। उनका कहना है कि हम लोग 1 रुपया कमाते हैं, यानी तमिलनाडु का जो अपनी जीडीपी राज्य का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन चुका है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गया है तमिलनाडु जीडीपी के लिहाज से। अब उसका कहना है कि हम 1 रुपया कमाकर केंद्र सरकार को देते हैं, बदले में केंद्र सरकार हमको 29 रुपया देती है, ये कहना है। अब हम अगर अपने पैसे को अपने राज्य में लगाएंगे तो हम और डेवलप करेंगे, यानी हम अपने लोगों को और भला कर पाएंगे, ये कहना है। तो ये बातें नहीं, तमिलनाडु की जो एम.के. स्टालिन ये नहीं कह रहे हैं कि भारत के अंदर हम अलग एक राज्य देश चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। एटोनमस का मतलब कि उनका कहना यह है कि संविधान ने राज्यों को जो अधिकार दिया है, उस राज्यों के अधिकार को केंद्र सरकार हनन न करे। उनको ये एक जो अधिकार मिला हुआ है उसको अधिकार को सुरक्षित रखा जाए। अब अधिकार कैसे कैसे हैं, यानी अपना अगर देखा जाए तो विदेश मामले को छोड़ दिया जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात किया जाए, जहां पर केंद्र जो बाहरी हमले होते हैं उनकी रक्षा के बाद बाकी इंटरनल सिक्योरिटी स्टेट का मैटर है, इकोनॉमी स्टेट का मैटर है, एजुकेशन स्टेट का मैटर है, इस तरह का बहुत सारे। लेकिन बहुत सारी नीतियां ऐसे बनाई गई हैं पिछले 10 सालों के अंदर जिससे लगता है कि केंद्र सरकार जबरदस्ती थोप रही है। अब कुछ कहना एक तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु की बात सही भी है। अब हर चीज को आप स्टेट लेवल पे न कराकर सेंट्रल लेवल पे करा रहे हैं। नीट का सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, नेट का एग्जाम सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए, जेई मेंस सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। अरे भाई, ये स्टेट का भी तो अपना कुछ है। हर चीज अगर सेंट्रल लेवल पे ही होगा तो केंद्र के स्टेट का अपना कहाँ कुछ मामला है। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज को उनका कहना है कि केंद्र हमारे मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी को ही ले लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गया है, लेकिन स्टेट कह रहे हैं कि भाई हमें भी राइट दिया जाए कि हम इसको लागू करें या ना करें, हमारी इच्छा पर रहेगी। यानी हमें भी अपने बच्चों को हम राज्यों का एक अपना अधिकार हो कि हम अपने बच्चों को किस तरह डेवलप करें, हम अपने स्टेट के लोगों को किस तरह उनके कल्चर में डालें, इसमें हमें राइट दिया जाए। लेकिन एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से केंद्र सरकार हमारे ऊपर थोप रही है। और रही सही कसर, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोल दिया कि हम तमिलनाडु को जो केंद्र से मिलने वाली आर्थिक सहायता है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं देंगे, हम रोक देंगे। इस तरह की बातें उन्होंने कहा था। तो ये बातें अब एक तरह से तमिलनाडु सरकार जो है वो सेंट्रल से दो हाथ करने के अब मूड में है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो जो केंद्र सरकार है वो अपने जिद पे अड़ी हुई है, ऐसा लगता है। कम से कम राज्यों को एक बात सोचना चाहिए कि भाई हमारे देश में राज्यों का भी अपने अधिकार मिले हुए हैं। आप हर चीज को केंद्र का कानून बनाकर उस पर थोपने की कोशिश मत करिए।
अभी वक्फ का कानून जो बना था, ये कानून को ममता बनर्जी ने बोला है कि हम नहीं मानेंगे। यानी वक्फ का जो कानून बना हुआ है उसको उनका कहना है कि हमें ममता बनर्जी जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं वो बोले कि हम बंगाल में इसको लागू नहीं करेंगे। इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है। विवाद ये शुरू हुआ कि जो भारत का कानून है जो केंद्र सरकार ने बनाया है उसको राज्य नहीं मानने की बात कर रही है, यानी वो संविधान से अलग जा रही है। ऐसा कुछ है नहीं, इसे बात को तिल को ताड़ बनाया जा रहा है। राज्यों को भी तो अपना अधिकार है। अगर केंद्र हर चीज में राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करते रहेगी तो हमारे देश में तो इस संविधान में ये भी तो अधिकार दिया है कि राज्यों को अपने निजी मामले हैं, राज्य चाहे तो अपने हिसाब से कुछ नियम कानून बना सकते हैं, या जो केंद्र ने जो नियम कानून बनाया है उस पर विचार कर सकते हैं। यही बात एमके स्टालिन भी बोल रहे हैं, यही बात ममता बनर्जी भी बोल रही हैं कि केंद्र सरकार राज्यों के मामलों में डायरेक्ट हस्तक्षेप कर रही है। और कुल मिलाकर उनका कहना यह है कि देखिए, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि जो तमिलनाडु हो या बंगाल हो या साउथ के अलग अलग स्टेट, उन्होंने अच्छा काम किया है, अपने लोगों के लिए अच्छा काम किया है। और हिंदी बेल्ट एरिया, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति हुई है और सत्ता की कुर्सी के लिए कुर्सी खेला गया है। इन्होंने अपने लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मानो अगर ह्यूमन डेवलपमेंट में भी कुछ काम नहीं किया है, एजुकेशन में भी कुछ काम नहीं किया है, अगर पूंजी निवेश राज्यों में रोजी रोजगार के लिए अच्छे व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन कुर्सी खूब खेला। अब उसका खामियाजा नजर आने लगा है। दूसरे स्टेट ये कह रहे हैं, जो डेवलप हो चुके हैं, कह रहे हैं कि भाई आपकी नाकामियों का बोझ हमारे ऊपर क्यों लादा जाए। यानी केंद्र सरकार अब उन राज्यों से बोले जो अपने लोगों को पिछड़े रखे हैं, गरीब रखे हैं और सिर्फ राजनीति करके कुर्सी के मजे लिए हैं, तो आपको यह भी तो करना होगा कि भाई उनसे भी तो पूछिए। अब तमिलनाडु ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण पर बड़ा अच्छा काम किया, उनका जनसंख्या नियंत्रण हो, एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। अगर राज्यों में रोजी रोजगार के लिए अच्छा व्यवस्था किया, डेवलपमेंट किया, वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आई। लेकिन बिहार में क्या हुआ? इन लोगों ने ह्यूमन इंडेक्स में भी कुछ अच्छा काम नहीं किया। वैसे तो राजनीति खूब होती है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार पटना में भी बैठी हुई है, यानी बीजेपी की सरकार उधर भी है, गठबंधन की सरकार चल रही है। अब चूंकि अपनी नाकामियां उनको तो छुपानी है, तो बोलते नहीं है कि भाई हम लोगों ने 20 साल सत्ता चलाया यहाँ पर, लेकिन वहां पर गरीबी ह्यूमन इंडेक्स में भी क्यों ऊपर नहीं उठा है। चलिए, पूंजी निवेश के लिए नीतीश कुमार ने कहा था कि वहां पर समुंदर नहीं है, चलिए ठीक है समुंदर नहीं है, लेकिन ह्यूमन इंडेक्स अगर जो उस ह्यूमन इंडेक्स के मामले में बहुत सारे ऐसे मानवीय लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, एजुकेशन हो गया या उनके स्वास्थ्य हो गया, इस पर भी तो अच्छा काम नहीं हुआ है। ये तो आप कर सकते थे, लेकिन उस पर भी उन्होंने काम नहीं किया। बातें तो खूब करते हैं कि हमने राज्य को बहुत अच्छा विकास करा है, लेकिन विकास दिखना भी तो चाहिए, आंकड़ों में दिखना चाहिए, आंकड़ों में भी नहीं दिखा। तो अब जो राज्य अपनी मेहनत करके अपने पसीना बहाकर तरक्की किए हैं, अब वो राज्य अब कह रहे हैं कि भाई हमें इसका शिकार क्यों बनाया जा रहा है। और केंद्र सरकार अपने आप को ये दिखा रही है कि हम जो है सर्वे सर्वा हैं, हमारी बातें तुम मानो। तो ऐसे देश नहीं चलता है। देश राज्यों को और केंद्र को एक आपस में समन्वय बनाकर चलता है। केंद्र और राज्यों के टकराव से कभी देश एक नहीं हो सकता, इससे देश बिखर भी सकता है। ये बात केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। आप हर नया कानून बनाते हैं और तुरंत कहते हैं कि आप लोग लागू करो। क्यों लागू करेगा? आखिर उनको भी संविधान ने कुछ अपना अधिकार दिया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि केंद्र की बनाए हुए कानून को ममता बनर्जी नजरअंदाज कर रही है या नहीं मानने के लिए संविधान की अवहेलना कर रही है, तो ममता बनर्जी को वही संविधान ये भी अधिकार दिया है कि राज्यों की बहुत सारे अपने स्टेट मैटर है, उस पर भी तो केंद्र सरकार ध्यान दे। लेकिन उस पर ऐसा नहीं हो रहा है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यही बात है
जो राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में एक टकराव पैदा कर रहा है। और इसीलिए तमिलनाडु की सरकार यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने अपना एक कमेटी गठित की है जो एटोनमस के लिए यानी स्टेट एटोनमस पर अपनी एक रिपोर्ट देगी, जो अंतरिम रिपोर्ट साल भर बाद यानी 2026 में देगी और अंतिम रिपोर्ट 2 साल बाद देगी। तो आगे आने वाले रिपोर्ट के बाद क्या होगा, आगे जाके दोनों केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार में कैसे बातें थमती है और ज़्यादा बिगड़ती है, आगे हम इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आपसे हमारी उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।